हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा कॉस्ट शीट खत्म हो चुका है और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये समरी बुक आपको मिलेगी लास्ट में। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा उसको शॉर्ट में, मतलब 1 या 2 पेजेस में उसकी हम लोग समरी बनाएंगे। मतलब आपको नहीं बनानी है, मुझे पता है आप लोग काफी लोग नहीं बनाएंगे, काफी लोग खुद बना लेते हैं, बट स्टिल आई विल गिव यू द समरी। मैं आपको समरी दूंगा हर चैप्टर की, मतलब चैप्टर वाइज समरी, और हम लोग हर क्लास जैसी आपका चैप्टर खत्म होगा उसको हम लोग समरी से रिवाइज भी करेंगे। ये आपको चार्ट बुक की फॉर्म में मिलेगी समरी, हर चैप्टर की पूरी कॉस्टिंग में। ठीक है जी, तो हम पूरी कॉस्ट शीट कर चुके हैं। एक बार वापस से पूरी कॉस्ट शीट को रिवाइज करते हैं समरीज की मदद से। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बनी है, ये एबीसी कॉस्टिंग, ये एबीसी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी समरीज आपकी रेडी हैं। हर चैप्टर को करने के बाद हम लोग ये समरी चार्ट से बिल्कुल शॉर्ट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिससे कि लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले भी अगर आपको पढ़ना हो, बहुत शॉर्ट में जल्दी से पूरा सिलेबस करना हो, एक दिन पहले, एक दिन की छुट्टी होगी, तो आप ये समरीज पढ़ सकते हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे, आपको इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत एज सच नहीं पड़ेगी। तो कॉस्ट शीट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट होता क्या है? ये एक डिटेल्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये क्या है? एक डिटेल्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, जो आपको क्या बताती है कि आपकी कितनी कॉस्ट है, क्या नहीं है, एक डिटेल में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन बताती है। दैट इज कॉस्ट शीट। या फिर कॉस्ट शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉस्ट निकाल पाए पूरे प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट, मतलब अभी आपको छोटी छोटी टर्म जैसे नहीं पता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिस चीज पे मेरी खर्चा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसी मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरा मेन खर्चा किस पे होगा? एसी बनाने में। तो एसी मेरे लिए क्या होगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसपे मेरी सारी कॉस्ट खर्च होती है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है एसी। तो बेसिकली कॉस्ट शीट क्या करती है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालने में मदद करती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट, में भी सर्विस और एनी अदर कॉस्ट सेंटर। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लासेस देता हूं मैं आपको क्लासेस देता हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी सारी खर्चा, मेरे लिए सारा खर्चा कहाँ होता है? आपको क्लासेस देने में, सर्विस देने में। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज माय सर्विस। क्लियर हुआ? तो कॉस्ट शीट क्या करती है? आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आपका जितना खर्चा हो रहा है वो असरटेन करने में मदद करती है। सिंपल सी बात है। अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपका खर्चा 3 टाइप का हो सकता है: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं। और ये खर्चा कहां हो सकता है बेटा? फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। लेबर भी फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। ओवरहेड्स भी फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। फैक्ट्री में जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस और सेलिंग में खर्चा होगा वो सिर्फ इनडायरेक्ट होगा। जो ऑफिस और सेलिंग में खर्चा होगा वो सब इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो जी? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस स्क्रैप प्लस फ्रेट इनवर्ड्स, ऐसा करके आप निकालते हो। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया जी हमारा क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हो आप? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हो जी? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आपका बन गया ग्रॉस वेजेस या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, जैसे आप बोलेंगे, ग्रॉस वेजेस नहीं, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलेंगे। प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस के ओवरहेड ऐड करते हो विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज सीओजीएस, प्लस सेलिंग के खर्चे, एडमिन के खर्चे जो जनरल हैं, सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये जब आप करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो ये बनता क्या है? ये बनता है बेटा क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। इस तरीके से आपकी कॉस्ट शीट बनती है।
ठीक है जी, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट कर लिया। उसके बाद अब डायरेक्ट लेबर, अब देखो एक एक करके मैंने नीचे इस एलिमेंट को आपको समझाया है कि डायरेक्ट लेबर में आप क्या क्या लेते हो। बाई चांस बच्चे गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं, बड़े कॉस्ट शीट का सवाल आ जाए तो भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट लेबर में आप क्या क्या लोगे, वेजेस एंड सैलरी, इसलिए मैंने इलेबोरेट कर दिया। कभी बाई चांस कॉस्ट शीट का लंबा सवाल आ जाए जिसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट दे रखे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सब चीजें कहां जाएंगी। वेजेस एंड सैलरीज, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अदर वेलफेयर फंड, ये सारी चीजें डिटेल में आपको टैक्स में समझ में आएगी। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। हाँ, लेकिन उसका डिटेल मतलब आपको सैलरी में समझ में आएगा। अदर बेनिफिट्स, लीव विद पे, फ्री सब्सिडरी फूड, लीव, ट्रैवल कंसेशन, मतलब ये जो भी चीजें एम्प्लॉय को हम प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो उसकी सैलरी में काउंट होती है। डायरेक्ट लेबर हमारे लिए तो एक्सपेंस है, हम जो भी एम्प्लॉय के लिए खर्चा करेंगे डायरेक्ट लेबर के ऊपर, हमारे लिए सबका सब क्या है, एक्सपेंस है। मॉनेटरी हो चाहे काइंड में हो, हम जो खर्चा करेंगे, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड करी, उसको घर से गाड़ी लेके आती है, छोड़ के आती है, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हो ही रहा है ना। उसको चाहे मॉनेटरी में काइंड में मिल रहा है, लेकिन मेरे लिए एक्सपेंस है, वो मेरी लेबर में काउंट होगा। हाँ जी। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या क्या आएगा, हमने किसी को रॉयल्टी दी है फॉर प्रोडक्शन या सर्विस, जैसे होता है हम किसी की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला की टेक्नोलॉजी अगर मैं यूज करूंगा तो वो मेरे से रॉयल्टी मांगेगा, तो वो मेरी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि उसके बिना मैं प्रोडक्शन कर नहीं सकता। हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट, में इक्विपमेंट मशीनरी किराए पे लेके आया हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग, मैंने अपने प्रोडक्ट का डिजाइन या ड्राइंग बनवाई है किसी से, उसकी खर्चा लग गया। कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है। और अदर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन से लिंक डायरेक्ट खर्चे हैं वो सब कहाँ आएंगे, वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो अगर कोई भी भयंकर से भयंकर लंबे से लंबा सवाल आ जाए, ये कॉस्ट शीट की समरी पढ़ के चले जाना, यहाँ पे सारे मैंने खर्चों को कोशिश किया मेंशन करने की। नेक्स्ट, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चों में आप क्या क्या ले सकते हो, जो आपके पेपर में दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स है, फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। कंज्यूमेबल्स, ये कल एक सवाल में आया भी था, कंज्यूमेबल मतलब छोटी छोटी चीजें जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते टाइम यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन का लीज रेंट, एसेट का रेंट, एसेट आप लेके आए उसका रेंट, ऊपर क्या है, हायर चार्जेस अलग है, हायर पे लेके आए हो वो डायरेक्ट है, लीज रेंट एक इनडायरेक्ट खर्चा है एसेट का। रिपेयर मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट कंसर्न विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंस है आपके फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। डेप्रिसिएशन ऑफ जिग्स, फिक्सचर्स, टूलिंग्स एक्सेट्रा, जिग्स होते हैं डाइज, डाई होती है बेसिकली खांचा, खांचा मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे ये माउस बनाना है, अब ये माउस अपनी शेप कैसे लेगा, मैंने खांचा बना रखा है, उसके अंदर गरम गरम प्लास्टिक डालता हूं और जब उस खांचे को खोलता हूं तो ये माउस की शेप वाला बाहर आ जाता है। या फिर आपने अपने घर में देखा हो, वो बनती है क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसा करके होली पे बनती है, क्या बोलते हैं, मिठाई सी बनती है घर में, मेरा नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो एक मिठाई बनती है घर में, उसके लिए घर में प्लास्टिक की एक डब्बी सी होती है, हमारी मम्मी उसमें डालती है, उसको ऐसे बंद कर देती है और फिर वो ऐसे बन के आते देते हैं, मिठाई होती है, स्पेशली होली पे चलती है, मेरा नाम नहीं याद आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली जिग्स का मतलब होता है वो डाई, वो खांचा जिसमें आप प्रोडक्ट को शेप देते हो, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज जिग्स। नेक्स्ट, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जैसे टूल रूम, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन के खर्चे, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप। अब बच्चे पूछते हैं सर यहां कौन सा स्क्रैप माइनस होता है, वर्सेस कभी कभी आपने देखा होगा यहां पे भी स्क्रैप माइनस होता है। एग्जैक्टली
जब आपको पेपर में दे रखा हो, जब आपको पेपर में दे रखा हो कि हमारा रॉ मटेरियल हमने बेच दिया, लाए थे खराब निकला, हमने रॉ मटेरियल बेच दिया स्क्रैप में, तो वो ऊपर माइनस होगा यहां पे। लेकिन फिनिश प्रोडक्ट बनाते टाइम कोई डिफेक्टिव यूनिट आई या कंप्लीटली ढंग से फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाया, वो स्क्रैप हो गया, वो कहां बेचोगे? वो नीचे ऑफिस ओवरहेड्स में बेचोगे, वो यहां पे बेचोगे। प्लस प्राइमरी पैकिंग, ऑफिस ओवरहेड्स में ये सारे खर्चे आपके आ जाते हैं, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सीओजीएस। सीओजीएस में हम क्या ऐड करते हैं बेटा? सेलिंग ओवरहेड, एडमिन के खर्चे, सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब सर एडमिन में क्या क्या आता है? ये एडमिन विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जनरल डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा ऑफ कॉर्पोरेट एंड जनरल मैनेजमेंट, जो हमारी ऑफिस में मैनेजमेंट बैठी है ऑफिस में, वो जो मशीनों की डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन, टेलीफोन का बिल वगैरह वगैरह जो ऑफिस में मैम बैठी है, जितना भी वो खर्चा कर रही है, वो सब क्या है मेरे लिए? एडमिन का ओवरहेड है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है मेरे लिए। सैलरी ऑफ एडमिन एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, ये सब क्या है? एडमिन के खर्चे, ऑफिस के ओवरहेड विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और लास्ट रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं सब आपके एडमिन में चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, सेलिंग के खर्चे। अब सेलिंग में सर ये जो आपने सेलिंग के खर्चे लिखे हैं ये वाले ये जो सेलिंग के ओवरहेड्स आपने लिखे हैं, इसमें क्या क्या आता है? सेलिंग के खर्चों में सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज डायरेक्टली जो सेलिंग ऑफ गुड्स है, जो सेल्स डिपार्टमेंट में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी सेलिंग ओवरहेड्स में आएगी। रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस और अदर कॉस्ट रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट से जो लिंक है, रेंट वगैरह, वो सब आपका सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, ये सब आपका कहां आएगा? सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। सर व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स? इसमें मैंने कोशिश किया एक एक चीज को एलैबोरेट करने की। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स? सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन या इंश्योरेंस रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक, डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक की अगर बात करें, जो ट्रक आपका माल छोड़ के आता है, तो वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक, क्योंकि वो इट इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस, कभी कभी 4 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, थ्योरी सवाल, कि कॉस्ट शीट की एडवांटेजेस क्या है। चलो जी आगे चलते हैं। ये आपको हेल्प करता है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने में, पहला पॉइंट। टोटल कॉस्ट मिल जाती है आपको, पर यूनिट भी निकल जाती है, टोटल कॉस्ट भी मिल जाती है, कॉस्ट शीट बनाते हो तो। कॉस्ट कंपैरिजन में काम आता है, हेल्प्स इन कॉस्ट कंपैरिजन, और फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट रिक्वायर फॉर सबमिटिंग टेंडर। मतलब अब सरकार, एक सेकेंड, सरकार जो टेंडर निकालती है, कि मान लो फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला गुड़गांव वाली टोल रोड बनानी है, जिसको बनानी है आप हमें टेंडर भेजो, हम आपको ठेका देंगे। तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि यार गुड़गांव की टोल रोड इतने की बनेगी, सरकार देखो मेरी टोल रोड इतने की बन रही है, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतने में मैं आपको ठेका करके दे सकता हूं। तो बेसिकली टेंडर जब हम सबमिट करते हैं सरकार को, तो कॉस्ट का एस्टिमेट हम कॉस्ट शीट के जरिए ही निकालते हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल आ जाता है, बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल को फैसिलिटेट करती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप कैसे निकालते हो? सेल्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। जीएसटी आपको कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ये तो हम खैर 11-12 में ही पढ़ चुके थे। अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो उसको आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते हो। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स होते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स की? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा आता है सीओजीपी डिवाइड बाय जितनी यूनिट हमने बनाई है इनटू में क्लोजिंग नंबर ऑफ फिनिश गुड्स। यही कॉस्ट शीट की बस बातें हैं, इसमें हमने सारी बातें कवर कर ली हैं, सारे एक्सपेंसेस कवर कर लिए हैं।
एक एक करके मैंने आपको डिटेल में सारे एक्सपेंसेस कवर करवा दिए। और जब आपको ये समरी मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए, इन समरी को लास्ट में, मतलब बेसिकली ये समरी क्या पर्पस से बनाई गई है कि जब आपका सिलेबस एक बार मेरे साथ हो जाए, पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना हो, तो कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने हो, कॉपी पढ़ लो, कॉपी पढ़ने के बाद ये समरी पढ़ लो, कॉन्सेप्चुअली पक्के हो जाओगे, और उसके बाद आरटीपी एमटीपी पास अटेम्प्ट के सारे सवाल वापस से लिख के कर लो। सर एक दिन पहले क्या करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ ये समरी पढ़नी है, सारा कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएगा। उस दिन आप वैसे भी सारे सवाल नहीं कर पाओगे, उस दिन आपको टेंशन फ्री होके अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, एग्जाम से एक दिन पहले बस सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चंस में मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस में पढ़ने लग गए तो फिर होगा क्या, कुछ ढंग से होगा नहीं, जल्दबाजी में नर्वसनेस होगी, ये रह गया वो रह गया। आप समरी को अच्छे से पढ़ के चले जाओ, सारी थ्योरी सारा प्रैक्टिकल आपका मतलब थ्योरेटिकली कवर हो जाएगा। बस ये करना आपको, ये समरीज आपके लिए इसलिए बनाई गई है कि आप चैप्टर वाइज अच्छे से रिवीजन हम लोग करेंगे। जैसी कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको इस समरी से रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि चैप्टर वाइज रिवीजन आपके पास पड़ी रहेगी, कि चैप्टर वाइज मेरे पास रिवीजन है। कभी भी आपका मन करे पुराना चैप्टर रिवाइज करने का, रिवीजन वाली क्लास खोलो, आपको पूरा फटाफट स्पीड बढ़ा के देखो, आपकी पूरी जो है चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस हमारा कॉल शीट हो गया है समाप्त। वैसे अब जो है आपको करना क्या चाहिए, मुझे एक टेस्ट दे देना चाहिए। नया चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मुझे एक कॉल शीट का टेस्ट दे देना चाहिए, एंड आई गेस आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी आज है हमारी 3rd, एक काम करो, हमारी नेक्स्ट क्लास वैसे 8th को है, ट्यूसडे को, तो एक काम करते हैं, सफिशिएंट टाइम है वैसे, 4 5 6 7 4 दिन सफिशिएंट है। तो एक काम करते हैं, 8th ऑफ फरवरी को आप मुझे पूरा कॉस्ट शीट का टेस्ट दोगे, ठीक है, पूरा कॉस्ट शीट का टेस्ट दोगे, जिसमें मेरा फोकस होगा, मैं पहले ही आपको बता दूं, आरटीपी मैं बता के टेस्ट लेता हूं, ताकि आप, मेरा तो पर्पस क्या है टेस्ट लेने का, ताकि आप सारे सवाल रिवाइज कर लो जो आप नॉर्मली नहीं करोगे। आरटीपी एमटीपी पास अटेम्प्ट में से ज्यादा सवाल दूंगा, और आईसीए का जो मॉड्यूल है उसके जो सबसे टफ क्वेश्चंस हैं वो उठा के मैं आपको दूंगा टेस्ट में। सीधी बात है, क्योंकि बच्चों को अगर ये आते हैं तो 100 नंबर का पेपर वो एग्जाम में बड़े प्यार से कर लेगा। अगर उसको आरटीपी एमटीपी पास अटेम्प्ट सारे आते हैं, और आईसीए के मॉड्यूल में जो टफ सवाल गिवन है, लंबे सवाल, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी आपके सामने May 22 का एग्जाम आएगा, आप देख लेना उठा के, आपको पूरा पेपर आता होगा। लेकिन रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, होमवर्क नहीं करोगे, डेली का डेली रिवाइज नहीं करोगे, नुकसान में आओगे। सीए बनना मुश्किल नहीं है, एक बार में सीए की जा सकती है, लेकिन उसके लिए स्मार्टली कंसिस्टेंटली आपको एग्जाम तक पढ़ना है। ठीक है जी, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। मेरा वैसे आज का टारगेट यही था कि आपको कॉस्ट शीट एक बार, हर चैप्टर के बाद एक क्लास ऐसी होगी जो छोटी होगी, जिसके अंदर हम लोग सीधा टारगेट हमारा यही होगा कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज करें, और रिवाइज करके बंद करें उसको, ऐसे ना बंद करें, एक बार लास्ट में वापस से शुरू से रिवाइज करके उसे हम बंद करेंगे, जिससे कि आपको भी एक रिवीजन मिल जाती है। और उसके बाद उसका आप टेस्ट प्लान करोगे तो धीरे धीरे आप सारा चैप्टर दोबारा, अब देखो रिवीजन कैसे होगी। एक बार हमने क्लास में किया पहली बार, ठीक है, आपने उसको घर जाके रिवाइज कर लिया सेम डे, फिर जब चैप्टर ओवर होगा तो हम लोग रिवाइज करेंगे। जब चैप्टर ओवर हो गया तो हमने रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद जब चैप्टर ओवर हो गया आपने रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद जब आप टेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली वो एक चीज एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगी। और उसके बाद होगा क्या कि जब हम दोबारा टेस्ट लेंगे, अब ये तो चैप्टर हो गया, अब होगा क्या, मान लो लेट्स से 2 चैप्टर और हो गए, तो फिर मैं तीनों का क्यूमुलेटिव टेस्ट लूंगा, मतलब जितने चैप्टर होते चले जाएंगे उनका टेस्ट लेते, 3-3 4-4 चैप्टर करके हम आपका टेस्ट लेते चले जाएंगे, जिससे कि बार बार वो चीज आपकी रिवाइज हो जाए। और जैसे ही आपका फुल सिलेबस खत्म होगा तो आपको फिर से पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, और उसको ऐसे नहीं छोड़ना, और उसकी रिवीजन मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। ठीक है, तो इतनी बार जब आप एक चीज रिवाइज कर लोगे और एग्जाम तक बार बार रिवाइज करोगे तो वो चीज आपके जहन में बैठ जाएगी। लेकिन नई पढ़ाई को मैनेज करते हुए, ये नहीं है कि एक ही जो पुरानी चीज पढ़ ली उसी को रिवाइज करते जा रहे हैं। जो अब नया चैप्टर होगा, नए चैप्टर के साथ वापस से ये सारी हरकतें करनी है,
ऐसे हर चैप्टर के साथ आपको ये सारी चीजें करते चले जाना है, 8 पेपर है, रैंक आ जाएगी। लेकिन हाँ, इट इज नॉट एन इजी टास्क। मैं ये नहीं कहूंगा टुच्चा है, कोई भी कर लेगा। जो मेहनत से एग्जाम तक पढ़ता रहेगा रैंक ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो लास्ट टाइम भी ये कह रहा था कि अगर मेरी रैंक आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। मतलब मैं पढ़ने में बिल्कुल वो सीरियस नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज थी कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और फेलियर से मुझे बड़ी चिढ़ है, सीधी बात यही है। तो मेरे को बस एक चीज थी कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं शक्ल दिखाने कहीं लायक नहीं रहूंगा। लेकिन मैं पढ़ाई में उतना नहीं था कि जैसे बहुत पढ़ाकू टाइप, लेकिन हाँ, जो सर ने कह दिया, मैम ने कह दिया, होता ना कईयों की आदत, मैं चाहे उसको 15 मिनट में कर लूंगा, लास्ट मोमेंट पे करके चला जाऊंगा, लेकिन कर लूंगा। मैं ऐसों में से नहीं हूं कि भाई अगर किसी ने कहा है 2 घंटे पढ़ना तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। मैं अपने 2 घंटे वाली चीज 15 मिनट में खत्म करके खेलने चला जाता था, सीधी बात यही है। लेकिन करता जरूर था। मैं ये नहीं कह रहा मत मतलब 2 घंटे ही लगाओ। अगर आपको कोई चीज लग रहा है मैं फटाफट ऐसे कर सकता हूँ, मेरा आईक्यू लेवल अच्छा है, मैं स्मार्टली समझ सकता हूँ, जल्दी कर लो, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना जरूर है। रोज के रेगुलर हैबिट आपको पालने की, मुझे रिवाइज करना है, चाहे आपको 15 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटे, सबकी अपना अपना कैलिबर होता है, सीधी बात यही है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। कॉस्टिंग का आपका टेस्ट होगा 8 तारीख को, कॉस्ट शीट का। सारे सवाल, इसका करने का तरीका क्या है, सारे बुक में जितने भी सवाल हैं, इंक्लूडिंग लेटेस्ट दिसंबर 21 का एग्जाम वाला सवाल लेटेस्ट तक, सारे शांति से सारे सवाल दोबारा चाहे बुक में सॉल्व कर लो, बस देख लो बुक में सही करे हुए कि नहीं करे हुए, सही करे हुए कि नहीं करे हुए, अपना हिसाब से बुक में ही चाहे सॉल्व कर लो सारे, लेकिन सारे दोबारा करो अपने हाथ से, चैप्टर पक्का हो जाएगा। 10 नंबर का कंफर्म एग्जाम में आता है, सेकंड का ए पार्ट। अब इससे ज्यादा आपको कह सकता है, 10 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, अब वो आपके ऊपर, आप उसको कितना स्ट्रांगली पक्का करते हो। 10 में से 10 लेने की चैलेंज लेते हो, या 10 में से चल यार छोड़ना एक आधा पॉइंट 5-6 लेने का। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो उसको घोट के पी जाएंगे, बिकॉज फ्री के नंबर है, कॉस्ट शीट फ्री का चैप्टर है, 10 नंबर आने ही आने एग्जाम में। अब वो आपके ऊपर है। ऋषभ कह रहे सर सवाल नंबर 22 में ऐसा क्या है, जरा देखें। बाईस में कह रहे सर स्क्रैप के बारे में कुछ गिवन नहीं है। ये रहा सेल ऑफ स्क्रैप, बेटा ये क्या लिखा ब्रैकेट में, कह रहा है कुछ गिवन नहीं है। ऋषभ कैसी बातें करते हैं, क्या लिखा है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ व्हाट, क्या लिखा है ये, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, मटेरियल का स्क्रैप है। इसीलिए ऊपर माइनस किया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में से। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। प्लीज रिवाइज कर लेना, टेस्ट अच्छे से देना, मजाक में मत लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ओके टाटा बाय बाय।